गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल डूइंग वेल. सो लेट्स कंटिन्यू विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर की हमारी जो टॉपिक हमने प्रीवियसली स्टार्ट की थी. आज उसकी हम एक सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. वैसे तो मैंने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम नाम दिया है इस पर्टिकुलर वीडियो का, बट हम यहाँ पे 5 सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं विद इन दिस, इंक्लूडिंग दैट. राइट. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक ऐसा जंक्शन है, ये टॉपिक ऐसा जंक्शन है जहां पे आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को समझोगे. एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. आई मीन लाइक 10th क्लास या एसएससी स्टेट सिलेबस और सेंट्रल सिलेबस, या फिर सेंट्रल सिलेबस के 9th एंड 11th के बच्चे सबके लिए बहुत एसेंशियल है. क्योंकि आपको आगे जो यूनिट्स आएंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स, जिसको मेटलर्जी कहा जाता है, जिसको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये सारे के सारे आपको इसको समझने, अगर आप ये समझोगे तो दे आर गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. राइट. सो आज मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा. मैं आपको आपकी टेक्स्ट बुक के जो कॉन्सेप्ट है ये कवर करूंगा, या फिर टेक्स्ट बुक्स में जो गैप्स है वो गैप्स, एंड इवन मैं आपको टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड भी आज मैं आपको टूर कराने वाला हूं. राइट. सो रियली ट्रस्ट मी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सो पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली सब टॉपिक आज की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ओके. तो हम पहले रेडिएशन टर्म को समझने की कोशिश करेंगे. हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा, हमने देखा, आई मीन लाइक पार्ट 4 में. अगर कोई बच्चे नए हैं तो प्लीज यू नो यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दोस वीडियोस. प्लीज उसको देख लेना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, या नहीं तो यू मे अंडरस्टैंड समथिंग और यू मे नॉट, एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सो पिछली वीडियो में हमने देखा कि एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे. ओके. एनर्जी के बारे में हम कब बात कर रहे थे कि यू रिमेंबर दिस मॉडल ऑफ एन एटम. दिस अ बोर्स मॉडल विच इज एक्चुअली a classical model which we often take to understand things. कि इसमें जो रेड कलर का आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये होता है न्यूक्लियस, एंड ये जो ब्लैक एंड ब्लू लाइंस है ये है एनर्जी लेवल्स. राइट. सो नाउ वी कैन सी देयर इज वन पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन हियर, यहाँ पे. और ये न्यूक्लियस में जो है ना, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर किससे बनता है? न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स. यू ऑल नो इट. ओके. सो इलेक्ट्रॉन्स कीप मूविंग अराउंड, बट around the nucleus. But when an electron gains energy or absorbs energy from an external source, what is external source? I have taught you in the previous part 4. So किसी भी एक external source से अगर ये energy gain करता है या फिर energy absorb करता है, तो what happens कि it's going to jump from this energy level to the next higher energy level, जिसको हम excited state कहते हैं. राइट. सो ये जो ट्रांजिशन हुआ यहां से यहां, किस आधार पे हुआ? बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी. एनर्जी को एब्जॉर्ब करें. और ये एनर्जी कहां से ट्रांसमिट हुई? एक एक्सटर्नल सोर्स, एनर्जी एक बाहर की सोर्स से ट्रांसमिट हुई ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के पास. तो इसीलिए इसको ट्रांसमिटिंग या एब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है. यानी रेडिएशन का टर्म क्यों यूज किया जा रहा है, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. एंड अगेन एज यू ऑल नो कि the electron which is in this higher energy level in the excited state will move around the nucleus within this state for some time. It's a temporary condition. It's going to jump back to its original स्टेट, दैट इज वो अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएगा. और जब वापस आता है तो इसके पास जो एनर्जी गेन हुई थी, इसको ये एनर्जी को रिलीज करना है. ठीक है. तो उसको कहा जाता है एमिशन. इट्स गोइंग टू एमिट दैट एनर्जी. ओके. सो इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज किया जा रहा है रेडिएशन. रेडिएशन मींस एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन. राइट. दिस इज नॉट अ न्यू टर्म. आप कभी डायग्नोस्टिक सेंटर जाते हो तो वहां पे अगर लैब्स पे वहां लिखा हुआ होता है रेडिएशंस, रेज, वहां पे यूजुअली क्या होता है कि जब स्कैनिंग हो रही है, एक्स रेज है या सीटी स्कैन कर रहे हो, एमआरआई कर रहे हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस जो हो रहा है, तो वहां पे ये भी लिखा होता है कीप चिल्ड्रन अवे फ्रॉम हियर, प्रेग्नेंट वुमेन अवे फ्रॉम हियर, क्योंकि वो रेज वहां से एमिट होती है. और हम जैसा कि हम मैटर होते हैं कि वी कैन एब्जॉर्ब दैट. राइट. होप यू अंडरस्टूड व्हाई डिड वी यूज द वर्ड रेडिएशन. तो अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का टर्म क्यों यूज किया गया है. तो इसके लिए मुझे कुछ आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताना पड़ेगा. तो मीन टाइम आप वीडियो को पॉज करके ये दोनों टर्म्स मैंने जो लिखे थे उसको आप नोट कर लेना. अभी हम बात करते हैं कि व्हाई इज दिस एनर्जी रेफर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ठीक है. सो एक्चुअली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो टर्म है, अगर आप उसको इंग्लिश के नजरिए से देखते हो तो देर आर टू टर्म्स हियर, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक. इट्स अ कंपाउंड वर्ड, इट्स अ क्लोज कंपाउंड फॉर्म्ड बाय टू डिफरेंट वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक. सो इसको इलेक्ट्रो इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर होती है इलेक्ट्रिकल फील्ड. आई टेल यू व्हाट इज इट, डोंट वरी. फर्स्ट लेट मी राइट सो दैट आपके सामने जब ये प्रेजेंट होगा इनसाइड स्क्रीन पे तो आपको बेहतर समझ में आएगा. तो ये हो गई इलेक्ट्रिकल फील्ड, और इसके अंदर एक और भी फील्ड होती है जिसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड. ओके. व्हाट इज इट? आई टेल यू कि ये एनर्जी जो मूव हो रही है और जो क्रिएट होती है, जो सोर्स इसकी होती है, एनर्जी कहां से क्रिएट होती है? देखिए, रिमेंबर कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस फिजिकल वर्ल्ड यूनिवर्स वो मैटर है.
ओके मैटर के अलग अलग फॉर्म्स मैंने पार्ट 1 में बताए थे. सो वो मैटर्स कैन जनरेट एनर्जी, ये लोग एनर्जी जनरेट करते हैं, राइट. और ये एनर्जी सारे स्पेस में होती है एंड दैट एनर्जी मूव्स इन द स्पेस एंड दैट एनर्जी इज आल्सो एब्जॉर्ब बाय द मैटर. अगेन मैटर उसको एब्जॉर्ब करता है और फिर कभी वो मैटर उसको एमिट भी करता है, ठीक है. सो मैटर एंड एनर्जी का ये रिलेशन होता है, ये इंटरेक्शन होता है. सो अब हम यहाँ देखते हैं कि कोई एक पॉइंट सोर्स हम लेते हैं, लेट्स से कि ये पॉइंट सोर्स एक इलेक्ट्रॉन है, राइट. सो ये इलेक्ट्रॉन जब वाइब्रेट होता है, मूव होता है, तो एज यू नो कि आपकी टेक्स्ट बुक में इलेक्ट्रॉन को यहां पे इन दिस केस इलेक्ट्रॉन दे डिडंट यूज द वर्ड, दे इंस्टेड यूज द वर्ड चार्ज्ड पार्टिकल. क्या यूज किया उन्होंने? चार्ज्ड पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. वी लर्न अबाउट इट मोर इन द नेक्स्ट पार्ट्स, आई मीन लाइक नेक्स्ट लेसन्स, नेक्स्ट टॉपिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इसके बारे में और भी पढ़ेंगे. अभी बस हम इसको यहाँ पे कितना रिलेवेंट है उसको समझेंगे कि अब एक इलेक्ट्रॉन जब मूव होता है, एक चार्ज्ड पार्टिकल, सो इट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल फील्ड. तो ये एक इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करता है. क्या करता है? इलेक्ट्रिकल फील्ड. वो कैसे? हाउ कम? देखो ये वर्ड कितना एसोसिएटेड है. द वर्ड इटसेल्फ सेज इलेक्ट्रॉन से आया इलेक्ट्रिकल, यानी इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होती है जब इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. सो अब ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, दिस एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये ब्लू वंस, तो ये जब जब कभी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट होती है कहीं पे भी, सो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटर्न क्या करेगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी. दीज टू वर्ड्स आर वेरी मच एसोसिएटेड. पहले लॉन्ग लॉन्ग बैक इट वाज थॉट दैट के इलेक्ट्रिसिटी एंड आई मीन लाइक इलेक्ट्रिकल फील्ड and magnetic field are two different things, but later it was understood by many scientists, especially Oersted was the first scientist to understand ये phenomena कि electrical and magnetic fields are related. ये कैसे related है कि moving charges, that is the charge particles, electrical field जब create करते हैं वो, तो electrical field will in turn create a magnetic field. ये magnetic field को create करती है, ठीक है. so और मैग्नेटिक फील्ड जब किसी भी जगह अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड है due to any big magnet or any other source, so the magnetic field will in turn create a electrical field. Okay, I hope you are able to catch up. Even if not, let's try to conclude over here कि ये जब charge particle है आपका इलेक्ट्रॉन, when it moves, when it vibrates, it creates an electrical field. मानो वो electrical field यहां तक आ गई. अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, एक ऑसिलेशन टू एंड फ्रो. ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? दोबारा इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट करेगी. तो अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड फिर आगे जाएगी. ओके, फिर देन ये इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या करेगी? इंटर्न फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी. अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय दिस विल अगेन क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल फील्ड, और ये इस तरह ये आगे मूव होते जाएगा. सो ये इसीलिए ये प्रोसेस को सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर कहा जाता है. ऑल राइट, हियर फॉर यू ऑल, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूं कि इसको कहा जाता है सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चर. इसका मतलब यह होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल फील्ड क्रिएट की थी, राइट. फिर वो इलेक्ट्रिकल फील्ड हैज क्रिएटेड ए मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड हैज अगेन क्रिएटेड एन इलेक्ट्रिकल, दिस इलेक्ट्रिकल अगेन मैग्नेटिक. तो इस तरह ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा है, वो सेल्फ सस्टेन कर रहा है. एक बार जब उसको थोड़ी सी स्पार्क मिल गई तो वो वाइल्ड फायर की तरह, फॉरेस्ट फायर की तरह ये फैलते ही जा रहा है. ओके, दैट्स द रीजन. ओके, दीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, हमारी जो एनर्जी की हम जो बात कर रहे हैं ना, रेडियो एनर्जी, okay, absorption, emission, that energy moves in the form of electromagnetic waves. ये electromagnetic waves के फॉर्म में मूव होती है जहां से भी ये क्रिएट होती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सन. आपको मालूम है सन अर्थ से कितना दूर है? इट इज नियरली 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. तो उतनी दूर से वो हम तक, अर्थ तक पहुंच पा रही है बिकॉज उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, सेल्फ सस्टेनिंग है. एक बार क्रिएट हो गई इलेक्ट्रिकल तो फिर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल, इस तरह होते होते दे आर एबल टू रीच द अर्थ, दे आर गोइंग टू रीच द स्पेस. ओके, एंड इट्स नॉट जस्ट सन के बियॉन्ड, जिस जहां पे हम आगे पढ़ने वाले हैं, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ कॉस्मिक रेज जिसको कहा जाता है. ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. ये कहां से आते हैं? ब्लैक होल्स, जिसको सुपरनोवा भी कहा जाता है, जहां पे स्टार्स डाई होते हैं या स्टार्स, न्यू स्टार्स क्रिएट होते हैं, तो वहां से बहुत दूर से दे आर एबल टू रीच the space close to the earth. This is possible because of this self-sustaining structure. This is not there in your book. इसीलिए मैंने कहा कि मैं बुक के बियॉन्ड आपको टूर कराने वाला हूं, ठीक है. तो होप यू आर एबल टू कैच अप विथ मी. तो ये वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है, ठीक है.
सो ये देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक और चीज है कि दिस वेव में इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, राइट। इसीलिए तो आई मीन कि ये काफी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर पाते हैं। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाते, कर लेते या कोइंसाइड होते तो कोलाइड हो जाते, इन दोनों के एनर्जीज एक दूसरे से टकराते, ये आगे नहीं जा पाते, राइट। तो एज दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर दे आर एबल टू मूव लॉन्गर एंड लॉन्गर डिस्टेंसेस, इसीलिए ये वेव को ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रांसवर्स वेव, विच इज नॉट देयर इन योर बुक। ठीक है, आई होप वी अंडरस्टूड नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों कहा जा रहा है और रेडिएशन क्यों कहा गया, जस्ट ए व्हाइल अगो आई टोल्ड। ओके, इसको आप नोट कर लेना। नाउ विल गो विद द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा चलो, इसी से ये फिगर से हम कंटिन्यू कर लेते हैं कि सेकंड हमारी सब टॉपिक डुअल नेचर यानी कि टू फॉर्म्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है इसके दो फॉर्म है, एक फॉर्म ये हो गया, ओके, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसका दूसरा फॉर्म होता है फोटॉन्स। आई टेल यू आफ्टर इरेजिंग दिस, मैं यहाँ पे इसके बारे में लिख के आपको बताऊंगा कि ये फोटॉन्स क्या होते हैं। कि जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सोर्स से क्रिएट होते हैं, कोई हॉट ऑब्जेक्ट लाइक ए रॉड इफ यू आर हीटिंग, या फिर आपके रेडियो वेव्स जो होते हैं, आपके टेलीविजन के ब्रॉडकास्टिंग वेव्स हो, या फिर सोलर वेव्स हो, जहां से ये क्रिएट होते हैं, एज दे हैव टू ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंसेस दे मूव इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, बट जब इनको इंटरैक्शन करना होता है किसी मैटर से, ओके, जस्ट वी हैव सीन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्बिंग एनर्जी, तो वहां पे इंटरैक्शन हो रहा है एनर्जी और मैटर का। मैटर, इलेक्ट्रॉन इज अ पार्ट ऑफ ए मैटर। सो जब ये इंटरैक्शन होता है, सो देन द this energy moves in the form of photons. Photons means they are small particles, or sometimes they are referred as packets of energy. इसको packets of energy भी कहा जाता है। I'll do one thing, I'll erase this क्योंकि अभी हमको photons के बारे में लिखना है, तो I need some space for it। तो देखिए, ये दूसरा पार्ट हम क्या समझ रहे हैं कि this energy when it has to interact with the matter, it moves in the form of small particles। ये particles की तरह जाती है, वो particles को photons कहा जाता है। photons are small fundamental particles, sometimes they are also referred with the technical term quanta। आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिक मॉडर्न जो लाइक इलेक्ट्रॉन की जो थियरी है उसमें हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम डिटेल में। अभी इतना समझिए कि फोटोन को क्वांटा भी कहा गया। क्वांटा मींस यूनिट ऑफ एनर्जी और पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो द एनर्जी बिहेव्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज फोटॉन्स, व्हेन इट हैज टू इंटरैक्ट विद द मैटर। ठीक है, तो ये था डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, फोटोन के बारे में मैंने पार्ट 4 में भी आपको बताया था कि फोटोन मासलेस पार्टिकल होता है, इसका मास नहीं होता है, इसका वेट नहीं होता है, तभी तो ये इतने लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकता है। एंड फोटोन एक्चुअली कंटेन्स एनर्जी। ठीक है, सो फोटॉन्स आर द वेरी फंडामेंटल पार्टिकल्स। अभी हम आते हैं थर्ड हमारी सब टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। सो फार हमने वेव्स के बारे में ओके बात किया, जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसकी वेवलेंथ क्या चीज होती है इसको देखो। ओके, आई एम ड्रॉइंग अ वेव, मैं यहाँ पे एक वेव ड्रॉ कर रहा हूं। एक और वेव मैं चलो यहाँ पे ड्रॉ करता हूं, थोड़ी सी बिगर है, इससे बड़ी है। सो यहाँ पे वेवलेंथ क्या चीज है, देखिए ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है वेव में, ये जो ऑल्टरनेट्स हो रहे हैं ना, तो इसमें ये जो पीक होता है, ये पीक को कहा जाता है क्रस्ट, लास्ट वीडियो में मैं बताया था। और ये जो लोअर पार्ट होता है, ये ऑल्टरनेटिव लोअर पार्ट, इसको कहा जाता है ट्रफ। क्रस्ट ट्रफ इस तरह ये मूव होते रहते हैं। ओके, इन द सेम मैनर यहाँ पे भी आपको क्रस्ट ट्रफ। सो द डिस्टेंस फ्रॉम वन क्रस्ट टू वन क्रस्ट इज वन वेव और वेवलेंथ। अदरवाइज ये क्रस्ट से ट्रफ तक का जो डिस्टेंस होगा इतना, या फिर ये क्रस्ट से ये क्रस्ट, या फिर ये ट्रफ से ये ट्रफ। ओके, इट्स सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, this distance from here to here, it is referred as one wave or wavelength, right? And this wavelength is represented by the symbol lambda। wavelength का ये symbol है lambda। ओके, सिंपल है भाई, सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेंथ ऑफ द वेव, एक वेव कब होती है, एक क्रस्ट बोलो, या एक ट्रफ से एक ट्रफ बोलो, यानी तो फिर एक वन क्रस्ट to one trough, this is one wavelength, one wave represented by the letter lambda। okay, वैसे ही देखिए यहाँ पे एक बिगर वेव है,
तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दिस इज वन वेव, राइट? सो दिस मेक्स अप वन लैम्डा, वन वेवलेंथ. वेवलेंथ डिफर्स एंड वेवलेंथ का यूनिट होता है meters. Standard unit is meters, but when it comes about, when you talk about the smaller and smaller wavelengths, so they come in nanometer, and the largest range moves to kilometers. तो as small as nanometers. nanometer आपको याद है ना, पिछली वीडियो में मैंने बताया था 1 millionth of a millimeter. हमारी जो स्केल होती है ना, हम जो स्केल यूज करते हैं ज्योमेट्री की, तो इसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम कहते हैं मिलीमीटर, जिसको कहा जाता है लीस्ट काउंट. ये लीस्ट काउंट हम बात करते हैं मिलीमीटर. सो इन मिलीमीटर का 1 millionth पार्ट अगर आप करते हो तो इट इज इक्वल टू 1 nanometer. सो एज स्मॉल एज नैनोमीटर्स में होते हैं इन लोगों के वेवलेंथ, एज बिग एज किलोमीटर्स में भी होते हैं. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वेवलेंथ रिप्रेजेंटेशन एंड द यूनिट्स आई टोल्ड. नाउ विल टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड देन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू. ओके, अब ये फ्रीक्वेंसी क्या चीज होती है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड, एंड फ्रीक्वेंसी इज वेरी फंडामेंटल टू एवरीथिंग. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इन शॉर्ट मैंने ऐसे लिखा, frequency is either referred, in some books they use the symbol f, or in some books they use the symbol mu. ये एक नया सिंबल है म्यू. अब पहले हम तो इसको डेफिनेशन में देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है. फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट, सपोज आई ड्रॉ अ पॉइंट ओवर हियर, मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट से अब देखिए ये वेव्स है कि हाउ मेनी सच वेव्स कैन पास थ्रू दिस पॉइंट इन यूनिट टाइम. यूनिट टाइम इन द सेंस पर सेकेंड. इन 1 second इस पॉइंट से कितने वेव्स पास हो सकते हैं. दे आर, यू नो, दे मूव एट हाई स्पीड. तो बहुत सारे वेव्स पास होते हैं. मिनिमम, यू नो, समटाइम्स अगर बड़ी वेव है, बड़ी किलोमीटर्स की वेव है, तो एटलीस्ट 10 waves can pass through it, or 50, 100, it in, okay, it goes. और इसका यूनिट क्या होता है कि the unit of frequency is hertz. HERZ, hertz. In short it is referred as HZ, hertz. Okay, let's say 50 hertz, 100 hertz. Okay, ये frequency होती है. I'll repeat again, frequency is nothing but the number of waves that pass through a given point इन 1 second. 1 सेकंड में कितने वेव्स ये पॉइंट से निकल के, ऐसे जैसे मूव हो रहे हैं ना, तो 1 सेकंड में कितने इससे निकल जाते हैं, तो उसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी, राइट? सो दीज टू, यू नो, आर वेरी मच रिलेटेड. अभी हम इनका इंटर रिलेशन देखते हैं. सो मैं यहाँ पे इरेज करने तक आप इसको पॉज करिए और इसको नोट करिए. यू डोंट फाइंड ऑल दीज बेसिक्स इन योर बुक्स. जैसे मैंने कहा कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारे गैप्स हैं, तो ये हम टीचर्स को ये गैप्स फिल करना पड़ता है. अभी हम क्विकली देखते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी. ये दोनों में क्या रिलेशन होता है कि रिमेंबर द वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. यू नो इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है कि मैथमेटिकल टर्म है ये, जो आपको ग्रेड 8 से सिखाई जाती है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होती है. अगर एक डिक्रीज हो रही है तो दूसरी इंक्रीज होती है. दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, एंड इंक्रीज इन वन, you know, decreases others, and decrease in one increases other. So इसको कहा जाता है inversely proportional. Please, you know, just connect with your math teacher to understand it better, or any other time I'll tell you. तो यहाँ पे wavelength is dependent. proportionality का ये symbol है कि wavelength is inversely proportional, that is it is dependent on the frequency. ये frequency पे depend होती है, यानी कि frequency अगर speed जा रही है बहुत, तो इस मानो अगर ये frequency बहुत ज्यादा है, मानो कि इसकी wavelength छोटी है, smaller है. रिमेंबर दिस, इसको अच्छे से समझो. इफ लाइक फ्रीक्वेंसी इज मोर, रिमेंबर कि वेवलेंथ इज स्मॉलर. अगर छोटी छोटी, यू नो, वेवलेंथ है तो वो बहुत तेजी से चले जाएगी ना एक पॉइंट से. अगर लॉन्गर वेवलेंथ है, अगर वेवलेंथ लॉन्गर है, वेव का जो लेंथ है, सो देन स्मॉलर विल बी द फ्रीक्वेंसी. ओके, सो दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड. आई होप यू आर एबल टू कैच अप. नहीं तो इसको थोड़ा सा पॉज करो और फिर से रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा. अभी देखिए कि हम ये क्या करते हैं मैथमेटिकली. अगर हमको इसको रिमूव करके यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लेना है, तो हमको यहाँ पे कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा. तो यहाँ मैंने कांस्टेंट लिखा, ये हो गया लैम्डा वेवलेंथ इक्वल टू, आफ्टर रिमूविंग दिस एक कांस्टेंट लिखना पड़ेगा. देखो मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं ना, x इज प्रोपोर्शनल टू y. सो व्हाट डू वी डू इज, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस सिंबल एंड टू हैव एन इक्वल टू, वी हैव टू टेक सम कांस्टेंट, राइट? सो कांस्टेंट इज यूजुअली टेकन एज k और c. दिस इज स्टैंडर्ड इन मैथ. अभी यहाँ पे हम c ले रहे हैं, yc. अभी मैं आपको क्विकली बताता हूँ, और ओके, यू विल बी सरप्राइज टू लर्न दिस. और ये हो गया हमारा 1/μ फ्रीक्वेंसी, राइट? इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस हियर, ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू इंटू लैम्डा इक्वल टू सी. आई राइट दैट सी ओवर हियर. मैं वो सी को यहाँ लिखता हूँ.
ओके अब देखिए कि C क्या है यहाँ पे, C इज, आई ट्राई टू कनेक्ट ऑल दिस अगेन, डोंट वरी, C इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट. हाउ मच इट इज? इट इज 3 into 10 power 8 meters per second. ये स्पीड ऑफ लाइट है. ये देखिए कि किसी भी वेव की, एनी वेव, बहुत सारा के वेव्स होते हैं, ओके, एक्स रेज, यूवी रेज, गामा रेज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट. तो किसी भी वेवलेंथ की जो फ्रीक्वेंसी, किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होंगे, उसकी जो स्पीड होगी, इट इज मल्टीप्लाइड बाई, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी को अगर आप उसके वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, वेवलेंथ देखो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, मिलीमीटर, अगर आप कहीं से भी कैलकुलेट करते हो, आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है, आपको ये चैप्टर के एंड पे मैं आपको बताऊंगा. सो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, वो पर्टिकुलर किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी, उसकी स्पीड को आप वेवलेंथ से मल्टीप्लाई करते हो, तो इट विल बी इक्वल टू सी, दैट इज 3 into 10 power 8 होगा वो स्पीड ऑफ लाइट. होप यू अंडरस्टूड इट. कोई भी ले लो आप, चाहे वो आप इंफ्रारेड ले लो, यूवी ले लो, उसकी फ्रीक्वेंसी और उसके वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करो, इट इज ऑलवेज इक्वल टू दिस 3 into 10 power 8 meters per second. Okay, hope you understood. So we have done with the three subtopics. अब हम आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझेंगे. Okay, and these two subtopics जल्दी से हो जाएंगे, don't worry. Right. तो अब देखिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कि सो फार वी हैव सीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात कर रहे हैं. तो ये जो वर्ड होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है कि दिस इज अ वेरी जेनरिक वर्ड, ये एक जनरल टर्म है. ओके बहुत टाइप्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं. इंफ्रारेड रेज, ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. ओके यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, रेडियो वेव्स, ये सब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो कंप्लीट रेंज है, द वाइड रेंज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज रेफर्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक है, समझ में आ गया ना? देखो मैं आपको फिर से यहाँ पे ड्राइंग में बता दूं कि कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, ब्रॉडकास्ट टेलीविजन के वेव्स, ये सारे वेव्स का जो कलेक्शन है, जो एंटायर रेंज है, ये रेंज को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. Okay, the entire range of the different electromagnetic waves, wide range, is referred as electromagnetic spectrum. तो what it covers generally, जो आपकी बुक में है, ये ड्राइंग आपको बहुत क्लियरली आपकी टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा ही. तो यहाँ पे कॉस्मिक रेज है, देखिए गामा रेज है. तो आई मीन लाइक ये सीक्वेंस क्या आपको बता रही है कि इफ यू कैन क्लोजली ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे वेवलेंथ स्मॉलर है, छोटे छोटे वेव्स है. ओके यहाँ पे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कि वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, तो स्मॉलर द वेवलेंथ, higher is the frequency. They can pass through a point very quickly because उनमें गैप बहुत कम है, right? So यहाँ पे small frequency and higher सॉरी हायर फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉलर वेवलेंथ वाले रेज है ये कॉस्मिक रेज. फिर जब थोड़ा सा जब आगे बढ़ते हैं, गामा रेज और एक्स रेज, कॉस्मिक रेज आउटर स्पेस से आते हैं, गामा रेज रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो डीके होते हैं, यूरेनियम वगैरह वहां से सोर्स होती है, एक्स रेज तो आपको पता है मेडिकल इमेजिंग में जो यूज होता है. तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग एंड द फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग. यूवी, यू नो देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. ओके आपके वाटर फिल्टर्स जो होते हैं, यूवी जिसको कहा जाता है, यूवी आरओ, तो उसमें भी यूवी रेज होते हैं, सन से आते हैं, बहुत सोर्सेज है. फिर इंफ्रारेड है. तो यहाँ पे वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, यू कैन सी इन नंबर्स. अगर आप नंबर्स की बात करते हो तो एक्स रेज इज इन 1 नैनोमीटर है इसके वेवलेंथ की. ओके इसी तरह अल्ट्रावायलेट टू इंफ्रारेड रेडिएशन 200, एक्चुअली ये 200 नैनोमीटर्स टू 2500 नैनोमीटर्स होते हैं. ओके इन बिटवीन यहाँ पे आता है ये जो ब्लैक लाइन मैंने एक्सटेंड की, ये इसको कहा जाता है विजिबल स्पेक्ट्रम. Okay, what do you call this as? Visible spectrum. In the previous class I told you visible spectrum का मतलब होता है कि visible light, वो light जिसको हमारी आंख, हमारे फोटो रिसेप्टर्स कैन सेंस इट, जिसको हम देखकर समझ सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं लाइट को, उसको visible spectrum. Mostly what colors it covers is rainbow के जो सारे कलर्स है ना, विबजियोर, ये पूरे कवर होते हैं, इसको visible light कहा जाता है. यूजुअली इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर्स टू 700 नैनोमीटर्स. इससे बिफोर होगा अल्ट्रावायलेट, यूवी, और ओके इससे पहले और इसके बाद होगा इंफ्रारेड. ओके सो विद दिस वी हैव सीन व्हाट इज विजिबल स्पेक्ट्रम, and what is electromagnetic spectrum. Visible spectrum is actually a subset, it's a part of the wide range, the bigger electromagnetic spectrum. We cannot see all these, ये हम सबको नहीं, हम सब
को ये कोई रेज नहीं दिखते ह्यूमन बींग्स को, हम सिर्फ इतने हम सेंस कर सकते हैं। इन सब के लिए अलग अलग डिवाइसेस होते हैं जिससे कि हम इसको सेंस कर पाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन विद द लास्ट सब टॉपिक फॉर द डे, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने जस्ट नाउ आई टोल्ड यू ए व्हाइल अगो कि फ्रीक्वेंसी इज वेरी फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। को अगर समझना है तो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस में समझा जाता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। कि यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे वेव्स अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, तो इनमें जो एनर्जी होगी इट इज डिफरेंट। ये जो इनिशियल वेव्स जो है ना, ये कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, ओके, इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो हाई एनर्जी होती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ये जो रेडियो वेव, ये ब्रॉड कास्टिंग जो वेव्स, रेडियो वेव्स, जो मोबाइल के जो वेव्स होते हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी कम होती है, बट स्टिल दे अफेक्ट आवर ब्रेन। जो आप ऐसे लगा के घंटों घंटों जो बात करते हो ना, वो रेडिएशंस विल अफेक्ट आपके, आपका ब्रेन विल एब्जॉर्ब दोज रेडिएशंस और आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स डिस्टर्ब होते रहते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा इस तरह आप देखोगे तो कैंसर्स भी हो सकते हैं, राइट, और आपके आई मीन लाइक डैमेज भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज, अगर आप बहुत ज्यादा यूज करते हो फोन। सो अवॉइड इट, फोन से दूर रहना। तो लेट्स कंक्लूड व्हाट आई मीन टू से दैट कि ये जो वेव्स है, डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एवरी वेव हैज ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर एक की अपनी अपनी एनर्जी होती है। तो ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी के वेव्स है, ओके सॉरी, हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स, लोअर जिसकी वेवलेंथ है, इट हैज मोर एनर्जी, राइट, एंड दीज हैव लेस एनर्जी, इन लोगों की एनर्जी कम होती है, राइट। सो ये कैसे हम इसको रिलेट करें, वी कैन से दैट कि एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी को प्रोपोर्शनल है, यानी कि फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो एनर्जी भी हाई है। अगर फ्रीक्वेंसी लो है, देखिए फ्रीक्वेंसी लो होगी क्योंकि लेंथ बड़ी है, सो फ्रीक्वेंसी लो है तो एनर्जी भी लो होगी, राइट। सो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन है, एनर्जी ऑफ ए पर्टिकुलर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एनर्जी कैरी करता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होती है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो पिछले हमने ऐसे लिखा था 1/, उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाएगी इन वेव्स की तो एनर्जी भी उनमें ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लो है तो एनर्जी भी लो होगी। सो नाउ रिमूविंग दिस एंड कीपिंग ए कांस्टेंट, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, लेट्स टेक एच। यहाँ पे हम एच लेते हैं, वाई एच आई टेल यू जस्ट, और ये हो गया आपका म्यू। E for energy, mu for frequency, H is a Planck's constant। क्या ये प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट है, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहा गया। क्यों प्लैंक्स कांस्टेंट कहा गया कि दिस वाज डिस्कवर्ड बाय अ साइंटिस्ट बाय द नेम मैक्स प्लैंक। ओके, मैक्स प्लैंक एक साइंटिस्ट का नाम है। ही वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द फेनोमेना ऑफ एनर्जीज के, उन्होंने डिस्कवर किया कि अलग अलग एनर्जीज है हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, इसके डिस्क्रीट वैल्यूज है। तो इसीलिए तब से ये फॉर्मूले को ये भी कहा जाता है, प्लैंक्स इक्वेशन भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज मैक्स प्लैंक्स इक्वेशन, एनर्जी इक्वेशन, ओके। और इसमें जो एच सिंबल है इसको प्लैंक्स कांस्टेंट कहा जाता है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एच? ये एच की वैल्यू है 6.626 into 10 to the power of minus 24 joules per second। okay, as we are talking about the energy, तो यहाँ पे joules का word use हुआ। joule is also a unit of energy, right? So with this we have completed everything। ये हमने ये relationship भी देख लिया। तो next video में हम पढ़ते हैं कि significance of learning all these, कि ये how is it important, how is it related to structure of atom में ये कैसे related है। मैं आपको hint दूंगा कि हम हिंट देता हूं कि हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम को हमने कंप्लीट किया। सो मेक ए नोट ऑफ एवरीथिंग, ये रनिंग नोट्स अपने पास लिख लेना और इसको अच्छे से समझना। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे।